खलिहान और सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार नमस्कार। तो चलिए देर न करते हुए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला जिला के मछली पालक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ले सकते हैं कर्ज। आलू की खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और उसके रिपोर्ट के आधार पर करें उर्वरकों का उपयोग। मसूर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद PL 406। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिला में लघु और सूक्ष्म मछली पालन से जुड़े उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सहज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में 3 प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध है: शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। शिशु ऋण के अंतर्गत कारोबार के शुरुआती स्तर पर 50,000 रुपए तक के कर्ज मिलेंगे। किशोर ऋण में कारोबार के मध्यम स्तर पर यानी जब व्यवसाय विकास के चरण में हो तब 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के कर्ज मिलेंगे। जबकि तरुण ऋण के तहत सुस्थापित और विकासमान उद्यमी 5 लाख से अधिक 10 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए मत्स्य कार्यालय गुमला में 30 अक्टूबर 2016 तक आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी सरकार की ओर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। आप इसका लाभ लें, अपने खेतों की मिट्टी जांच कराएं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं। अभी आलू की खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करें। साथ ही खेत की तैयारी में मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लें, तभी बुआई करें। जैसे किसान भाइयों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी जो है सॉइल हेल्थ कार्ड की बात किया जा रहा है कि किसान भाई अपने खेतों की जांच कराएं। इसके लिए आप अपनी मिट्टी की जांच करा लें। आप देख लें कि आपके खेत में क्या क्या पोषक तत्व उपलब्ध है। जितना पोषक तत्व उपलब्ध है उसी के अनुसार जो है उसमें पोषक तत्व का यूज़ करें, प्रयोग में लाएं। और जब भी आलू की खेती करें तो खेत को अच्छी से तैयार करें, क्योंकि आप जानते हो आलू जो है ज़मीन के नीचे पड़ता है। आलू जितनी भुरभुरी और मुलायम होगी आलू की खेत उतना ही अच्छा आपका आलू। टमाटर और बैगन फसल में फल लगते ही फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। यदि शुरुआती अवस्था में ये कीट लगे तो नीम निर्मित कीटनाशी का व्यवहार करें। इससे फल छेदक कीट नियंत्रित ना हो तो कीटग्रस्त फलों को तोड़कर हटा दें और इमामेक्टिन बेंजोइट या स्पाइनोसेट सक्सेस दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जैसे टमाटर और बैंगन में आपका फल छेदक कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, उससे बचाव के लिए जैसे ही आपका कीट का आक्रमण शुरू हो गया है तो आरंभिक अवस्था में, क्योंकि जहाँ पे हम कीटनाशक का छिड़काव नहीं करते हैं, उस समय में जो लो कॉस्ट इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे नीम आधारित कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करें। और इस अगर कीट फिर भी नियंत्रित नहीं हो रहा है तो बाद की अवस्था में जैसे हो फलों की तुड़ाई करके आप वहाँ पर के इमामेक्टिन बेंजोइट 1 ग्राम दवा को 3 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, या जो स्पाइनोसेट सक्सेस है उसको 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। तो आपका कीट सही समय पर अगर छिड़काव करेंगे तो कीट जरूर नियंत्रित। रबी दलहनी फसल की मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है। किसान भाई, आप यदि मसूर की खेती करना चाहते हैं तो इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद PL 406 या PL 639 लगाएं। रबी दलहनी फसल मसूर की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 25 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झारखंड में मसूर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाई, मसूर लगाने का उचित समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और इसका उन्नत प्रभेद है PL 406, PL 639, पंत मसूर 5, शेखर और KL 218, मारुति, शिवालिका, PL 8, KLS 218, HUL 57 ये प्रमुख प्रभेद हैं
जिनका लगाने का उचित समय जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। और पुनः बतला दें, PL 406, PL 639, पंत मसूर 5, मारुति, शिवालिका, शेखर, KL 218, ये प्रमुख प्रभेद है जिनको आप जो है चुनाव करके अच्छी से अच्छी वैरायटी है इसको लगाना चाहिए। जो किसान धान की फसल की कटाई करने जा रहे हैं वे इस काम के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंसिया की तुलना में इससे 60% मजदूरी की बचत तथा 60% संचालन खर्च में बचत होती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में सूकर की एक नई नस्ल झारसुक का विकास किया गया। पिछले दिनों विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में झारसुक नस्ल की खासियत बताई गई और इसे सूकर पालकों को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ICAR हैदराबाद केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत भसीन और विशेष अतिथि के रूप में ICAR हैदराबाद केंद्र के ADG डॉक्टर RS गांधी उपस्थित थे। मौके पर मौजूद सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र रांची के अध्यक्ष डॉक्टर LB सिंह ने कहा, ये आज का जो उद्देश्य था, ये हम लोगों के लिए जो हम लोग का TND वैरायटी था पहले से जो रिकॉग्नाइज हो चुका था, लेकिन हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना इसका जरूरी है, जिसमें ICAR का अप्रूवल होना चाहिए था। और उसी के नामकरण के लिए ये आज हम लोगों का ये फंक्शन हुआ, जिसका हम लोग जो आज हमारा वैरायटी रिलीज हुआ उसका नाम हम लोग दिए हैं झारसुक। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1700 रुपए से 1900 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 3200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1820 रुपए, दाल अरहर 11,000 रुपए से 12,200 रुपए, सरसों तेल 11,500 रुपए से 12,500 रुपए, चीनी 4,000 रुपए से 4,200 रुपए, आलू 2,000 रुपए से 2,200 रुपए और प्याज 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। अब हो चला है विराम का वक्त, तो ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जानकारी का पिटारा तो खुल चुका है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं
कुछ खास जानकारी। जी हाँ किसान भाई बहनों, अब खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन भी करते हैं। तो आइए आज मुर्गी के चूज़ों के देखभाल के बारे में आपको जानकारी दिलवा देते हैं। क्यों, सही है ना? मुर्गी पालन के व्यवसाय में सफलता पाने के लिए बिल्कुल शुरुआती अवस्था यानी चूजा अवस्था से ही उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर बदलते मौसम के साथ सही आहार और आवास के प्रबंधन के अभाव में मुर्गी पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जब वातावरण में नमी की अधिकता होती है तो चूजों में कई खाद्य जनित बीमारियों के होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में अगर पानी के छींटों से दाना भीग गया है तो ऐसे दानों को चूजों को खाने के लिए न दें। इन दानों को खाने पर चूजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कि बरसात के मौसम में चूजे जो हैं 2-3 प्रकार की बीमारियों से जूझते हैं। एक तो है जो कि खाद्य जनित है और दूसरा है लिटर मैनेजमेंट जनित है। तो खाद्य जनित जो है फंगस के कारण होता है। तो जो बरसात में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण जो फीड है उसमें फंगस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक है और एक एस्परजिलस फ्लेवस है। ये दो हैं जो विष का उत्पादन करते हैं फीड पे, खाने पे, दाने पे। तो जब ये विषाक्त युक्त खाने को अगर चूजों को दिया जाए तो ये टॉक्सिन जो है वो चूजों के अंदर चला जाएगा और चूजों के अंदर चला जाने के कारण ये विष जो है उनका मोर्टेलिटी का एक प्रमुख कारण होता है। तो किसान भाइयों को ये देखना है कि ये उनका जो मुर्गी का दाना है उसमें मॉइस्चर तो कहीं ज़्यादा नहीं है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा लग रहा है तो ये देखना है कि उसमें कहीं फंगस का ग्रोथ तो नहीं है। अगर फंगस का ग्रोथ दिख जाए तो वो देखेंगे ऐसे कि कुछ एक रुई जैसा सफ़ेद दिख रहा है तो वो फंगस का निशानी है। और रुई अगर काला हो गया, हाँ, दानों पे अगर रुई नहीं दिख रहा है तो अगर ये हाथ डालेंगे तो देखेंगे कि उनका जो फीड का बोरा है उसमें अंदर में जब हाथ डालेंगे तो पता चलेगा कि थोड़ा मॉइस्चर फील होगा, आर्द्रता ज़्यादा आएगी और गर्म लगेगा। तो इससे उनको समझना चाहिए कि ये जो फीड है कंटामिनेटेड हो गया और चूजों को खिलाने लायक नहीं है। अशुद्ध खानपान की वजह से चूजे सुस्त पड़ जाते हैं या एक ही जगह झुंड बनाकर स्थिर हो जाते हैं। जीवाणु जनित रोगों से संक्रमित चूजे अपेक्षित मात्रा में भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह लें। वो उनका जो एपेटाइट है, जो खाना खाने का ताकत है, जितना खाते हैं उससे वो कम खाएंगे, सुस्त हो जाएंगे और एक कोने पर पड़े रहेंगे। देखेंगे आप किसान भाई देखेंगे कि एक जगह वो हडल हो गए, जमा हो गए और उनकी गतिविधियां रुक सी गई हैं। तो उनको समझना चाहिए कि ये थोड़ा कहीं दिक्कत है। तो इस पे वो चूंकि मुर्गियों का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है ब्रॉयलर पे, तो ये ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट का असर होगा नहीं है। वो खाने को डिस्कार्ड कर दे, अच्छा पानी दे और स्ट्रेस के लिए, एंटी स्ट्रेस के लिए दवा दे, जैसे भीमरल, ये इस टाइप का पानी में मिला के दें तो उनका बचाव होगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए वो कुछ एंटीबायोटिक चलाते हैं खाने पे मिला के और पानी में मिला के। तो इनसे चूजों का फंगस के विरुद्ध बचाव होता है। चूजों को नमी अथवा ठंड से बचाने के लिए बिछाली यानी लीटर को सूखी रखें। बिछाली थोड़ा मोटा बनाएं और नियमित रूप से साफ सफाई करें। पानी का बर्तन रखने की जगह को हमेशा बदलते रहें और आवास के अंदर गर्माहट या बिछाली को सुखा रखने के लिए बल्ब का इस्तेमाल करें। बरसात के पहले किसान भाई अपने मुर्गी फार्म पे जाके उनका जो बेडिंग मटेरियल है जिससे हम लीटर करते हैं उसको चेक करें कि उस पे कितना ज़्यादा मुर्गी का लीटर पड़ा हुआ है और उसकी नमी क्या है। हो सके तो बरसात आने से पहले लीटर को बदलते और सूखी डीप लीटर लगाएं। बेडिंग जो लकड़ी का बुरादा है, चाहे पुआल है, इनसे जो लीटर सिस्टम बनाते हैं उनको एक फ्रेश बनाएं, सूखा बनाएं। इसलिए क्योंकि अब जो ये वातावरण से ये सूखेगा तो इसको जो पहले से है मॉइस्चर उसको हम हटा दिए, सूखा डाल दिए हैं तो वो बचा रहेगा। और हम बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, 200 वाट या 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करेंगे लीटर को सुखाने के लिए और मुर्गियों को गर्मी प्रदान करने के लिए। तो बल्ब से जो हीट मिलता है उससे भी वो जो लीटर है वो गर्म रहेगा तो उसमें मॉइस्चर नहीं लगेगा। आप जब चूजों को फार्म में रखें तो पहले सप्ताह में ब्रूडर में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम करते हुए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे तापमान ले जाना चाहिए। यदि चूजे ब्रूडर के नीचे बल्ब के नजदीक एक साथ जमा हो जाएं तो समझना चाहिए कि ब्रूडर में तापमान कम है। तापमान बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बल्ब लगाएं या जो बल्ब ब्रूडर में लगा है उसको थोड़ा नीचे करके देखें।
यदि चूजे बल्ब से काफी दूर किनारे में जाकर जमा हो जाएं तो समझना चाहिए कि ब्रूडर में तापमान ज्यादा है। जो बल्ब वो टांगेंगे और नीचे थोड़ा जब जमीन के पास लाएंगे, थोड़ा ऊपर रहेगा जो कि मुर्गी से 1 फीट हाइट ऊपर रहेगा। अब ये देखेंगे बल्ब से कि क्या मुर्गी बल्ब के नीचे आ रही है या कोना भाग रही है। अगर सारे के सारी मुर्गियाँ कोना भाग गई हैं, बल्ब से दूर है, तो समझिए कि बल्ब को थोड़ा और ऊंचा खींचने का जरूरत है। और अगर मुर्गी बल्ब के नीचे है तो उनको ठंडा की महसूस हो रही है, उन्हें और थोड़ा हीट चाहिए, तो बल्ब का वोल्टेज थोड़ा बढ़ाना है, तो हम अतिरिक्त बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूर चली गई हैं तो हम बल्ब की संख्या घटाएंगे और ऊंचाई को और नीचे ले जाएंगे, ऊंचाई से नीचे की ओर ले जाएंगे। और अगर बारिश हो तो बारिश के पानी को अंदर आने से रोके। तेज या सर्द हवाओं के कारण चूजे बीमार पड़ सकते हैं या उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए बारिश और सर्द हवाओं से चूजों को बचाने के लिए समुचित इंतजाम करें। पानी के विषय में जानकारी रखेंगे कि उनका जो छज्जा होता है वो थोड़ा बाहर ज्यादा निकाल के रखें, जैसे कि बरसात का झटास अंदर ना पाए। फिर भी अगर वो नहीं बना पाए हैं तो वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं उन जालियों को ढकने के लिए। जो प्लास्टिक बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी। अगर 2 लेयर बरसात के पानी में संक्रमण की समस्या ज्यादा है। बरसात के पानी में क्योंकि वो काफी फेवरेबल माहौल होता है जीवाणु विषाणु दोनों को बढ़ने के लिए, तो उनको बचने के लिए उनका जो एक मीडियम चाहिए, पानी चाहिए, वो ना मिले, इसके लिए हम बरसात को पानी को रोकेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूजों को रानीखेत, चेचक और गम्बोरो जैसी बीमारियों से बचाने के लिए समयानुसार टीका दिलवाएं। नजदीक के पशु चिकित्सक अस्पताल या महाविद्यालय से मरे हुए चूजों का पोस्टमार्टम करा लें, ताकि मौत किस बीमारी से हुई है इसका पता चल सके। समुचित प्रबंधन से ही मौसम की प्रतिकूलता से चूजों को बचाकर बेहतर लाभ कमाया जा सकता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ले लेते हैं एक छोटा सा नन्हा सा विराम। अरे अरे कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, पशु की, पक्षियों की बात तो हम करते ही हैं, सब्जियों की बात थोड़ी कर लें तो मज़ा आ जाएगा। क्यों? ठंड का मौसम आ रहा है और हरे हरे सब्जियां अगर खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो आज हम आपको जानकारी दिलवाते हैं लौकियों की अगाध खेती और प्रभेद के बारे में। फटाफट जानकारी ले लीजिए। लौकी कुकुरबिटेसी कुल की एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। लौकी की फसल के लिए गर्मतर एवं आर्द्रता युक्त जलवायु अच्छी मानी जाती है। इस कारण इस फसल का गर्मी एवं बरसात में सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। लेकिन अंकुरण संबंधी तकनीकों को जानकर किसान भाई ठंड के मौसम में भी लौकी की अगाध फसल उपजाकर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगाध लौकी की खेती करने से किसान भाइयों को इसका अच्छा दाम मिल जाता है, जिससे जो अन्य जो मैदानी क्षेत्र हैं जहां बहुत अधिक कोहरे का प्रकोप वगैरह होता है उसमें ये चीज़ संभव नहीं है, जो कि हमारे यहाँ कोहरा नहीं होने के कारण संभव है। सिर्फ जो है इसके बीज के अंकुरण में कुछ समस्या आती है, तो कुछ तकनीकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए किसान भाई उसको भी बीज अंकुरण भी करा सकते हैं और इस खेती से एक बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। झारखंड की परिस्थिति में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। लौकी की फसल तकरीबन हर तरह की मिट्टी में उपजाई जा सकती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। फसल लगाने से पहले 3 से 4 बार खेत की अच्छी तरह से जुताई कर ले और तकरीबन 25 टन सड़ी हुए गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला ले। खेत की तैयारी की जहाँ तक आपने बात पूछी, तो खेत की मिट्टी जो है 3 से 4 जुताई करके अच्छे तरह से तैयार कर लेना चाहिए। खेत में सब फसल की रोपाई से 15 दिन पहले जो है कंपोस्ट का व्यवहार कर देना चाहिए। प्रति जो है एकड़
10 टन कंपोस्ट या हेक्टेयर में जिसे बोलेंगे तो 25 टन कंपोस्ट का व्यवहार करना चाहिए। आमतौर पर संतुलित पोषक तत्वों के अभाव में लौकी की फसल अच्छी नहीं हो पाती है। खेत में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। संतुलित उर्वरकों का उपयोग फसल की सही बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है। खासकर पोटाश का उपयोग भी संतुलित मात्रा में अवश्य करें। किसान भाई जो है पोषक तत्व प्रबंधन वो उसमें जितना उन्हें अटेंशन देना चाहिए, जितना उनको केयर करना चाहिए उस स्तर तक नहीं कर पाते हैं, तो कंपोस्ट की भरपूर मात्रा के साथ साथ इन्हें जो है पोषक तत्व प्रबंधन भी करना चाहिए और बैलेंस पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पर्याप्त मात्रा का हमें व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए जो है जो झारखंड में हम लोगों ने देखा है ये 50 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास का व्यवहार करना होता है। मैं फिर से जोर देना चाहूँगा कि पोटास का व्यवहार किसान भाई यहाँ बहुत कम करते हैं लत्तर वाली फसलों में, क्योंकि ये अधिक उपज देने वाली फसलें होती हैं, तो इनमें इसका भी व्यवहार करें ताकि संतुलित जो है न्यूट्रिशन से अच्छा उपज उन्हें प्राप्त हो सके। लौकी की आगात खेती के लिए कई उन्नत और संकर प्रभेद अनुशंसित हैं। पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, पूसा समर, प्रोलिपिक लौंग, काशी गंगा लौकी के प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं। किसान भाई अनोखी, डॉली, परत जैसे संकर किस्मों की खेती भी कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की खेती के लिए 7 किलोग्राम और संकर किस्मों की खेती के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। जहाँ तक प्रभेद की बात है तो लौकी की उन्नत किस्में जो हैं जैसे पूसा नवीन है, पूसा समर प्रोफिलिक लौंग है, उसके बाद आपका काशी गंगा है और इसके बाद अर्का पूसा मेघदूत है, पूसा मंजरी है। इन किस्में इसके अलावा कुछ हाइब्रिड्स हैं जैसे अनोखी है, डॉली है, वरद है। इन सब का उपयोग करके किसान भाई जो है आगात फसल ले सकते हैं। जहाँ तक बीज का सवाल है तो आगात फसल के लिए हमें जो है उन्नत किस्मों का 7 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और जो हाइब्रिड किस्में हैं उनकी 1.5 से 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। आगात खेती के लिए बीज की बुवाई नवंबर-दिसंबर महीने में की जाती है, इसलिए अत्यधिक ठंड के कारण बीजों का सही ढंग से अंकुरण नहीं हो पाता है। उचित तापमान उपलब्ध कराने के लिए पॉली बैग, पॉलीथीन के टनल बनाकर या फिर पत्तों से बने दोना में मिट्टी और पोषक तत्वों को डालकर बीजों को अंकुरित कराएं। 20 से 25 दिनों के बाद पहले से बनाए गए थाले में पौधे से पौधे के बीच 1.5 मीटर और कतार से कतार के बीच 3 मीटर की दूरी पर पौधों को लगाएं। बीजों को पौधों में डालने से पहले जैविक अथवा रासायनिक विधि से बीजोपचार अवश्य करें। पहले सावधानी इन्हें किसान भाइयों को बरतनी होती है, क्योंकि अभी आगात खेती करने के लिए हमें जो है बीज दिसंबर महीने में या नवंबर के अंत तक लगाना होता है, जिस समय तापमान कम होने के कारण अंकुरण कम होता है। तो हमें ये अंकुरण बढ़ाने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं कि छोटे छोटे पॉली बैग्स जो आते हैं 4x6 साइज के, उनमें बीज लगाकर और एक संरक्षित स्थान पे, चाहे वो आप जो है प्लास्टिक से उसको ढक के अंकुरण करवा लें या तो फिर उसको एक छोटा सा पॉली टनल बना लें, उसमें इन पॉली बैग्स को रख के इसमें अंकुरण करा लें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पत्तल के दोने टाइप के होते हैं उनको बनाकर और उसमें खाद और मिट्टी का मिश्रण भरकर उसे पॉली टनल में रखकर आप उसमें बीज का अंकुरण करा लें। अंकुरित होकर जब बीज जो है लगभग 20 से 25 दिन के हो जाएंगे, जिनमें जो है 3 से 4 पत्ते तक आ जाएंगे, तब वो ऐसी स्थिति रहती है कि उन्हें हम खेत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन फसलों को थाले विधि से लगाया जाता है। एक थाले से दूसरे थाले या एक पौधा से दूसरे पौधा की दूरी को 1.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी को 3 मीटर तक रखते हैं। सिंचाई भी जो है थाले के माध्यम से इन फसलों में की जाती है। अच्छे प्रभेदों का चुनाव, बीजोपचार एवं संतुलित पोषक तत्वों खासकर पोटाश का समुचित उपयोग कर लौकी की अच्छी उपज ली जा सकती है। इन उपायों के साथ साथ बीजों का सही तरीके से अंकुरण अच्छी फसल के लिए बेहद जरूरी है। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? पौष्टिक जानकारी, क्यों है ना? जानकारी तो हमारे पास और भी है, लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर देंगे, लेकिन तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए। अरे पता नहीं क्यों
हमारा पता जो नोट करना है आपको। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।